विनय शर्मा यहाँ का स्टेट ऑफिसर हूँ, है ना। और मैं अपने निदेशक प्रोफेसर कुलभूषण बलूरी और हमारे डीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर के.एन. बल्हानी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने आईआईएम काशीपुर कैंपस में। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत में लगभग 20 IIMs हैं, IIMs यहाँ पे हम मैनेजमेंट या प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। IIM में कैसे जाया जाए या IITs में कैसे जाया जाए या मेडिकल फील्ड में कैसे जाया जाए, तो आप सब 8th क्लास में, जैसा कि सर ने बताया कि आप 8वीं क्लास से लेकर के BA तक के स्टूडेंट्स इसमें हैं। और आपकी जो संस्था है वो बहुत ही नेक काम कर रही है। आपको हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे NGO मिलेंगे जो इस टाइप का काम करते हैं, लेकिन उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना, सक्सेसफुली उसको निभाना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। ठीक है, जिनके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उन बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, तो ये एक तरह से आपको तो ये लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारे आने वाले समाज को और हमारे देश को भी इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और हमारा भारत जो है वो उन्नति की ओर कदम बढ़ाएगा। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि NGO जो काम कर रहा है छोटा काम कर रहा है। 10 लोगों से ही 100 लोग बनते हैं, 100 से 1000 लोग बनते हैं और 1000 से 2000, 4000, 5000 लोग बनते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो नेक काम हमारे NGO या छोटे बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड काम हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड काम हो, जो NGO इस टाइप के काम में इन्वॉल्व होते हैं और उनको अच्छी पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीट करते हैं, उसको भगवान का रूप समझा जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है, भाग दौड़ है, किसी के लिए किसी के पास समय नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई NGO हमारा ऐसा काम करता है तो वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम करता है और उसका हर प्रयास जो है वो काबिल तारीफ़ है। और सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को, समाज के जो भी लोग हैं, उनको उसमें उसकी भरपूर मदद करनी चाहिए। तभी हम एक उन्नत भारत का निर्माण करेंगे, एक डेवलप्ड भारत का निर्माण करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि छोटे छोटे बच्चे जब हमारे यहाँ पे विज़िट करने आते हैं स्कूल से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम IITs में कैसे जाएं, IIMs में कैसे जाएं, या जो हमारा मेडिकल फील्ड है उसमें कैसे जाया जाए। लेकिन विदेशों में क्या होता है कि शुरू से ही वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में ले जाते हैं। 8वीं के बाद, 6वीं के बाद ही उन लोगों का स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि आपको 9th क्लास तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 10th क्लास तक। 10th आपका बोर्ड होता है, वो आप क्वालिफाई करते हो, अच्छे नंबर से पास होते हो। फिर 11th में आप डिसाइड करते हो कि मेरे को कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है या साइंस लेना है। तो उस समय आपको बहुत सचेत रहना चाहिए, आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए और उसकी किस एरिया में जाकर के आप आगे अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ों का आपको अध्ययन करना चाहिए। आपको अपने गुरुजी लोगों से पूछना चाहिए कि अगर मैं आर्ट लेता हूँ तो मेरे लिए कौन कौन से रास्ते हैं, जिन रास्तों पे चल के मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकूं और देश को कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकूं। तो हर फील्ड में ऐसा होता है। डॉक्टर बनता है तो वो भी समाज को कुछ देता है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इंजीनियर बनता है, बड़े बड़े पुलों का निर्माण करता है, बहुत सारा निर्माण कार्य करता है, जिससे देश जो है वो आगे उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो हर फील्ड जो है अपने आप में एक यूनिक फील्ड होता है। ऐसा नहीं कि साइंस और मैथमेटिक्स या आर्ट वो या मेडिकल फील्ड में बायोलॉजी जो होता है वही बहुत अच्छे फील्ड होते हैं। आर्ट में भी देखिए लोग कलेक्टर बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, पूरे ज़िले को जो है वो गवर्नेंस देते हैं, है ना। एक ज़िले को अपने को सेफ मोड पे रखते हैं, सारी गवर्नेंस चाक चौबंद रखते हैं, तो उसका भी एक सेवा करने का अलग तरीका है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 11th क्लास में जब आप साइंस में जाते हो या बायोलॉजी में जाते हो तो 11th करते हो, 12th करते हो। 12th करने के बाद आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। कुछ बच्चे जो कॉमर्स लेते हैं वो CA करते हैं या CS करते हैं, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है। ठीक है, कुछ बच्चे जो आर्ट फील्ड में जाते हैं वो BA वगैरह करते हैं। तो BA वगैरह से रिलेटेड भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आर्ट के मामले में बहुत ही अच्छा शिक्षा दिया जाता है। जैसे पुराने ज़माने में होती थी हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जहाँ हर साल आप UPSC का रिज़ल्ट देखिए तो उसमें कम से कम 20-40 तो आपको कलेक्टर तो मिलते ही मिलते हैं, SP कलेक्टर इस टाइप का, है ना। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आजकल है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप आर्ट की बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं आर्ट में। हिंदी में लोग करते हैं, अंग्रेजी में लोग करते हैं, इकोनॉमिक्स में लोग करते हैं, हिस्ट्री में करते हैं।
और फिर वही आगे बढ़ कर के क्या बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, पर स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं। उसी तरह से फिर मेडिकल फील्ड में जब आप जाते हो, अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। पहले आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, पहले पीएमटी होता था, उसके बाद फिर हमारे सरकार ने क्या किया, उसको एक एग्ज़ाम में कन्वर्ट किया। तो पूरे देश के बच्चों को अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, नीट का, जिसके थ्रू आपको सारे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, रैंकिंग के हिसाब से सबको एडमिशन मिलता है। तो जैसे एम्स हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहाँ पे जाएंगे, बहुत अच्छा डॉक्टर बन के निकलेंगे, देश की सेवा करेंगे आप, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में आप अपना योगदान देंगे डॉक्टर बन करके। फिर उसके बाद है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में जैसे IITs हो गए और आपका NITs हो गए जो स्टेट लेवल पे होते हैं, फिर RECs हो गए, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मार्क्स स्कोर करते हैं, उस हिसाब से आपको फिर मेरिट में आपको अच्छे संस्थान मिलते हैं। अब रही बात IIM की, तो IIM में क्या होता है कि भारतीय प्रबंध संस्थान में देखिए मैनेजमेंट की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है। जब आप एक घर में स्टार्टिंग करते हैं तो आपकी मम्मी, आपकी माँ जो है वो बहुत ही अच्छा प्रबंधन करती है। सुबह से लेकर शाम तक आपके पूरा फंड का मैनेजमेंट, पिताजी जो भी कमा के लाते हैं उसके पूरे फंड का मैनेजमेंट माँ करती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। किस चीज़ को कहाँ पे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, यही है प्रबंधन। तो प्रबंधन की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो या एसपी हो या किसी भी प्रशासनिक पद पे हो, वहाँ पे प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के तहत क्या है, भारत सरकार ने भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना की। तो यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक कैट का एग्ज़ाम होता है जिसको कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है, लेकिन वो भी हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छी तैयारी करने के बाद वो क्रॉस करते हैं। तो लगभग 95 परसेंटाइल के ऊपर जिनका मार्क्स आता है उनको हम लोग इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने के बाद आपके 10th का मार्क्स, 12वीं का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है उसके मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के मार्क्स, आपके गेम्स में स्टेट लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया हो, वो सारे मार्क्स को हम लोग कंपाइल करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग मेरिट बनाते हैं। मेरिट बनाने के बाद जो टॉप में 3-4 हज़ार बच्चे आते हैं उन्हीं सब का भर्ती हम लोग भारतीय प्रबंध संस्थानों में करते हैं। और 2 साल वहाँ पे इनका फुली रेसिडेंशियल कोर्स होता है, 24 घंटे पूरे दिन यही रहना पड़ता है 2 साल तक। और उनकी क्लासेस होती हैं और क्लासेस होने के बाद उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। तो इस संस्थान के अंदर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा कैंपस हो उसमें छात्रों को सारी सुविधाएं मिलें, खाने की सुविधा, खेलने की सुविधा, पढ़ने की सुविधा, सारी सुविधाएं मिले, जिससे 2 साल वो पूरी तरीके से शिद्दत के साथ अपना पूरा एनर्जी जो है अपनी पढ़ाई में लगाएं। और पढ़ाई करने के बाद उनका एक अच्छा प्लेसमेंट हो, और प्लेसमेंट करने के बाद क्या है वो देश की सेवा कर सके, समाज को कुछ दे सके। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है भारतीय प्रबंध संस्थानों का। और ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट स्कूल से है, प्राइवेट स्कूल से है, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आपके शिक्षक आपके साथ तत्पर हैं, आपको अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी टेक्निक्स बता रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को मेमोराइज़ किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, मतलब पूरा का पूरा स्टडी अगर वो एडवांस स्टेज पे ले जाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी मिशन को अचीव करना कोई कठिन नहीं होता, कि वो प्राइवेट स्कूल का है, सरकारी स्कूल का है। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन जो है वो ग्लोबल हो गया है। आप अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि मैं NGO हमको शिक्षा दे रहा है या गवर्नमेंट स्कूल शिक्षा दे रहा है या कॉन्वेंट स्कूल दे रहा है। कुछ मामलों में जो स्ट्रगल होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो आपको निखारता है। और कभी भी पुराने लीडर्स का या साइंटिस्ट का आप जीवन शैली पढ़ेंगे या बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको करीबन 60 से 70% जो लोग हैं वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं, जिनका बैकग्राउंड गरीब लोग घरों से है। उन लोगों को जा कर के और इतने बड़े साइंटिस्ट बने, इतने बड़े लीडर बने, और उन लोगों ने देश को एक राह दिया जिसके पीछे सारे लोग चलते हैं। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि उसके पीछे वो लीड कर रहा है तो वो कॉन्वेंट स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का या गवर्नमेंट स्कूल का, सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी दिमाग में मत लाइए कि मैं छोटे स्कूल से हूँ, बड़े स्कूल से हूँ, कॉन्वेंट स्कूल से या किसी बहुत हाई फाई स्कूल से हूँ। धीरे धीरे करते करते आप अपनी शिक्षकों की बातों को मानिए,
समाज की जो चीज़ें हैं उसको सुधारने का प्रयत्न करिए शुरू से ही। अपने आसपास सफाई रखिए। सरकार इतना मुहिम चलाती है सफाई के लिए। हम अपने अगर 2 दोस्तों को भी एडुकेट करते हैं या 2 दोस्तों से भी शेयर करते हैं, अपने पड़ोस की 2 फैमिलीज़ से भी शेयर करते हैं कि आपको अपने घर के आसपास कैसे सफाई रखना है, ठीक है, तो ये भी एक तरह से आपका शुरू से ही देश सेवा होगा। और फिर आप किसी अच्छे पद पे पहुँचेंगे अपनी तालीम हासिल करने के बाद, तो आपको लगेगा कि आपकी आदत वो हैबिट में आ जाएगा। तो आप ऑफिस में भी जाएंगे या आप कहीं सर्व करेंगे एज अ सर्विसमैन, तो वहाँ पे भी आपका वो कंटिन्यू रहेगा। इससे क्या होगा, देश हमारा प्रगति करेगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को एडुकेट करना चाहिए। भले आपका उम्र 6 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, लेकिन शुरू से ये हैबिट डालिए। अपने आसपास जो है सफाई रखिए, सबको पौधे लगाने के लिए प्रेरित करिए। अपने शिक्षकों से क्वेश्चन करिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये इतना पोल्यूशन में क्यों है, तो आपको ओबियस सी बात है सारे लोग शिक्षित करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों से गड़बड़ी हो रहा है। उस चीज़ को सुधारने का कोशिश करिए, अच्छी पढ़ाई करिए, है ना, और अच्छा मुकाम हासिल करिए। यही मेरी कामना है आप सबसे। थैंक यू सो मच।